गुड इवनिंग। शुरू करते हैं चैप्टर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क जो बुक है। चैप्टर 9 है उसका कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सो इंट्रोडक्शन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक, इट हैज़ कंटिन्यूड टू फंक्शन सिंस 1950। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्थायी नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो इट हैज़ कंटिन्यूड टू फंक्शन सिंस 1950। जब से 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, यानी कि बन गया, और उसके बाद में एज एन इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनिक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट। सो 106 बार अब तक अमेंड किया जा चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 2024 तक। रिमेन्ड स्टेबल इन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। चाहे कितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। दैट इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। सो इवॉल्व थ्रू अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जो अमेंडमेंट्स हुए हैं बार बार और जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हुए हैं कि जनवरी 2024 तक 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और जो जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है कि कोई भी आर्टिकल है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन जुडिशियरी को देनी है, सो यदि क्लैश है कोई तो जुडिशियरी वहाँ पे अपना एक निर्णय देती है, इंटरप्रिटेशन देती है। सो जुडिशियरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो दो फीचर्स है, अमेंडमेंट्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इन दोनों फीचर्स की मदद से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली इवॉल्व होता जा रहा है। इसीलिए ऑर्गेनिक लिविंग डॉक्यूमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है। सो ये चैप्टर जब पूरा हो जाएगा तो हमको क्या क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी हमारी। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। बेसिक फ्रेमवर्क रिमेन्स इंटैक्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड। केस 1 एंड भारती केस इसका एक लैंडमार्क जजमेंट केस था। जुडिशरी प्लेज अ प्रोएक्टिव एंड इंटरप्रेटिव रोल। सो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो जुडिशरी है प्रोएक्टिव, यानी कि खुद से एक्टिव रहती है। खुद को ही मान लो कि एक आप इंस्टीट्यूशन के हिस्से, आप एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हो, कोई आपको कुछ करने के लिए बोल नहीं रहा, आप बस वो करने के लिए मोटिवेटेड हो। मान लीजिए कि ट्यूबलाइट्स जल रही है, पंखे चल रहे हैं, एसी चला हुआ है, XYZ, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है। आपको किसी ने नहीं बोला, पर आप सारे स्विच बंद कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि खराब ना हो इसलिए। सो दैट इज नोन एज प्रोएक्टिवनेस। सो सेम उसी तरीके से जुडिशरी एक प्रोएक्टिव रोल दिखाएगी इधर, और इंटरप्रेटिव रोल दिखाएगी कि जुडिशरी इज इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जुडिशरी के दो रोल हो गए, एक तो प्रोएक्टिव और दूसरा इंटरप्रेटिव रोल। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्स विद टाइम। टाइम के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होता जाता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। सो एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे माइंड में, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशंस है क्या वो स्थायी रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं, एक बार जो लिख दिए क्या हमेशा वैसे ही रहते हैं? सो ग्लोबल एग्जाम्पल्स देखिए। सोवियत यूनियन हैड 4 कॉन्स्टिट्यूशंस। सोवियत यूनियन के 4 कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं। फ्रांस हैड मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस। यूएसए अमेंडेड ओनली 27 टाइम्स इन 200+ ईयर्स। सो यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन केवल 27 बार उसमें अमेंडमेंट किए हैं इन 200+ सालों में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। इफेक्टिवली लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। सेम कॉन्स्टिट्यूशन आज तक चला हुआ है, पर अमेंडमेंट्स उसमें ऐड होते जाते हैं। सो वाई प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट्स। सो ऐसा क्यों है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जैसे कि मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशंस है कुछ कंट्रीज में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक चला हुआ है, इवॉल्व हो रहा है एज ए कंटिन्यूसली इवॉल्विंग ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, तो उसकी ऐसी विशेषताएं हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स के लिए प्रावधान प्रोविजंस रखे गए हैं, इसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन की जुडिशरी है उसको इंटरप्रेट कर सकती है, या फिर कोई आमजन भी है जो लीगली उसको इंटरप्रेट करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन दो या ज़्यादा इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्लैश हो रहा है तो जुडिशरी का फाइनल इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा। एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशियल इवोल्यूशन का एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जुडिशियल इवोल्यूशन, कुछ नया जजमेंट आएगा, बाद में वो एज रेफरेंस यूज किया जाएगा। सो कंटिन्यूसली जुडिशरी भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज अ जुडिशियल इवोल्यूशन। सो कोर अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है एक सोसाइटी में, जो प्रेजेंट नजरिया है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट डायनामिज्म है एक सोसाइटी में, उसी को एड्रेस करना पड़ेगा एक कॉन्स्टिट्यूशन को। सो लकीली वी हैव सच अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर। और आने वाले कुछ सालों में या फिर फ्यूचर में जो कुछ भी नया हो सकता है, तो उसके लिए एक रूपरेखा फ्रेमवर्क भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इज नीदर टोटली रिजिड नॉर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो पूरी तरह से रिजिड है और ना ही पूरी तरह से लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इज नॉट अ फ्रोजन डॉक्यूमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं होता कि एक बार लिख दिया और बाद में कुछ उसमें बदलाव किया ही ना जा सके। सो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कोई काम का नहीं होता। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मीनिंग क्या है? फ्लेक्सिबल यानी कि जो इजीली अमेंड किया जा सकते, फ्लेक्सिबल यानी जो इजीली अमेंड किया जा सके, और रिजिड जो कि अमेंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। So as we have talked, Indian constitution is combination of both rigid plus flexible. So Indian constitution is combination of both rigid plus flexible kind of characteristics. Our constitution can be if we want to talk how our constitution can be amended. So procedure to amend our constitution is combination of both the principles, flexible and rigid. ना सो ऐसा क्यों रखा है हमने? टू करेक्ट मिस्टेक्स। मान लो कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट करना आसान हो, तो फ्लेक्सिबल हो तभी हो पाएगा। टू मॉडिफाई टेम्परेरी प्रोविजंस। कई बार टेम्परेरी प्रोविजंस स्टेट को बनाने पड़ जाते हैं, तो उनको मॉडिफाई करने के लिए फिर फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। एंड टू प्रोटेक्ट फेडरलिज्म। अब ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल रख दिया तो फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है, वो फिर इफेक्ट ना हो जाए, तो अब थोड़ा रिजिड भी रखना पड़ेगा। नाउ टू सेफ गार्ड कोर वैल्यूज़। और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो आइडियाज़, इडियोलॉजीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, सो उन कोर वैल्यूज़ को भी बचा के रखना है, इसलिए रिजिड रखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। नाउ हाउ टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट्स की। नाउ 3 मेथड है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के। पहला सिंपल मेजोरिटी, जो कि एक फ्लेक्सिबल मेथड है। ये एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही है, जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ पास करना होता है तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। जैसे आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कि जो नए स्टेट्स है वो अपना जो यूनियन है, स्टेट है, जो संघ है हमारा जो सेंटर है, हमारा जो इंडिया है, वो नए स्टेट्स को एडमिशन कर सकता है, नए स्टेट्स अपने इंडिया में जोड़ सकता है, आर्टिकल 2। और जैसे आर्टिकल 3 अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। जो स्टेट बाउंड्रीज, जो स्टेट्स है उनकी बाउंड्रीज में फेरबदल करना कम्स अंडर आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 ये कोई चेंज लेके आने हैं, तो जैसे कि ये अपने हो गए सिंपल मेजोरिटी के अंदर, सिंपल मेजोरिटी के अंडर आएंगे। जैसे कि आर्टिकल 368 बात कर रहे हैं इनकी, तो कैसे इनमें बदलाव लेके आने हैं। सो यदि अमेंडमेंट लेके आना है तो सिंपल मेजोरिटी विल सफाइस।
सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। सो पहला तरीका हो गया सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की मदद से हम आर्टिकल्स में चेंज लेके आ सकते हैं जो कंसर्न्ड आर्टिकल्स है। सो जब अमेंडमेंट लेके आना हो सिंपल मेजोरिटी से, तो जो अमेंडमेंट लेके आना है हमको एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही है, सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया जाएगा, तो वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नाउ सेकंड मेथड इज स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। इसमें क्या चाहिए, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस चाहिए, कि जो टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सबसे पहले तो जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है उसमें मेजोरिटी हो, हम बात कर चुके हैं पहले इलेक्शन वाले टॉपिक में। सो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, सो चाहे राज्यसभा की बात कर रहे हैं चाहे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, सो जितनी भी मेंबरशिप है उनकी, तो उस मेंबरशिप की मेजोरिटी हो, कंडीशन नंबर 1, प्लस एंड साइमल्टेनियसली 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कम से कम होने चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तब हमारा वो स्पेशल मेजोरिटी के अंडर आता है। तो दूसरा तरीका होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से कोई अमेंडमेंट लेके आना कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें बोथ हाउसेस मस्ट पास सेपरेटली, और दोनों हाउसेस को अलग अलग क्या है ये बिल पास करना पड़ता है, अमेंडमेंट लेके आना पड़ता है। सो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अलग अलग ये क्या है कि पास करना पड़ेगा, जो बिल होगा पास करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट यदि बनाना है स्पेशल मेजोरिटी से, तो राज्यसभा और लोकसभा, पहले राज्यसभा में जैसे कि मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप द हाउस, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स चाहिए, दोनों कंडीशन राज्यसभा में सेटिस्फाई हो। और फिर क्या हो, लोकसभा में भी मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा हो, प्लस में 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, दोनों कंडीशन राज्यसभा और लोकसभा में जब सेटिस्फाई हो तब जाके ये अमेंडमेंट लेके आया जा सकता है बाय स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन इज, पहले इस पे स्टिक करते हैं एक बार, स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। बोथ हाउसेस मस्ट पास्ड सेपरेटली, राज्यसभा लोकसभा दोनों को सेपरेटली ये पास करना पड़ेगा जो अमेंडमेंट होगा, एंड नो जॉइंट सीटिंग, कोई भी जॉइंट सीटिंग नहीं होती, इसमें बात हो चुकी है, अलग अलग राज्यसभा लोकसभा क्या है कि इसको पास करेंगे, एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अमेंडमेंट बिल। जो एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट के पास में अमेंडमेंट बिल जाता है तो प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं भेज सकता, अपने जो हाउसेस है उनको, अपनी पार्लियामेंट को वापस प्रेसिडेंट वो बिल नहीं भेज सकता। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अमेंडमेंट बिल। सो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भेजती है, सो ही कैन नॉट रिटर्न those amendment bill or that amendment bill to the parliament. Now third kind of majority is special majority plus ratification by states. Special majority हो plus में ratification by the state हो, ratification by states, राज्यों के द्वारा ratification। So कब चाहिए ये, it is needed when federal structure, जो हमारा कोई अमेंडमेंट है जो फेडरल स्ट्रक्चर से कंसर्न्ड है, कि हमारा जो अमेंडमेंट है सेंटर स्टेट है और उनके बीच में एक बैलेंस है, सो क्वासी फेडरल जो स्ट्रक्चर है, यदि उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो वो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट से पास करवाना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, जिसमें स्टेट्स का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन हो, मान लो कि मल्टीपल स्टेट्स जिसमें इन्वॉल्व हो उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो जाता हो, तब स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स जरूरी है अमेंडमेंट पास करने के लिए। कोई जुडिशरी का स्ट्रक्चर हो उससे रिलेटेड हो, तब ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स ये हमको चूज करना पड़ेगा। तो क्या चाहिए इसके लिए, इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। सो स्पेशल मेजोरिटी जैसे ऊपर बात कर ली, ये वाली चाहिए पार्लियामेंट में, और इसके साथ अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, और ये अप्रूव्ड होना चाहिए कम से कम जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के जो हाफ स्टेट्स हो गए उससे एक ज़्यादा क्या है कि वो अप्रूव्ड होना चाहिए। जो हमारी विधानसभाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स है, तो जितने हमारे स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है, तो यानी उसमें मेजोरिटी हो। सो
अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, और ये दोनों कंडीशन हो जाए तो तब जाके क्या है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स होगा। इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर्स में ये पास होना चाहिए मोशन, तो सिंपल मेजोरिटी काफ़ी है। सिंपल मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर इन स्टेट लेजिस्लेचर्स इज सफिशिएंट। यानी कि एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम कि जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो ये स्पेशल मेजोरिटी जो अभी बात की थी वो वाली। दूसरी, अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। जितनी विधानसभाएं हैं हमारे इंडिया में, जितने स्टेट्स है उन स्टेट्स की विधानसभाएं हैं, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है उनकी एक मेजोरिटी, यानी कि जैसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जितने भी आ रहे हैं इसमें मोशन में, तो मान लेते हैं हम 20 आ रहे हैं, तो 10 + 1 11 क्या है कि लेजिस्लेचर्स कम से कम उसमें एग्री होने चाहिए। सो अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, सो सिंपल मेजोरिटी और इन स्टेट लेजिस्लेचर्स में काफ़ी है ये मोशन पास होने के लिए। सो दो कंडीशन होगी, स्पेशल मेजोरिटी, तो ये वाली कंडीशन जो जस्ट डिस्कस की थी हमने, प्लस में अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और उनमें सिंपल मेजोरिटी काफ़ी होगी ये मोशन पास करने के लिए। सो दिस इज आवर थर्ड काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। सो कब चाहिए होता है ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स? जब फेडरल स्ट्रक्चर हो, जब कंसर्न क्या हो फेडरल स्ट्रक्चर का हो, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का कंसर्न हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सो सेंटर को और स्टेट को कितनी कितनी पावर होनी चाहिए, अगेन फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हमारा, जो अगेन फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। सो ये बात हमने स्टार्टिंग में भी की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि सेपरेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डिवीजन ऑफ पावर। सो डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की जाए तो यानी कि फिर से हम फेडरल स्ट्रक्चर की तरफ यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर या यूनिटरी स्ट्रक्चर, सो यूनिटरी स्ट्रक्चर कितना और फेडरल कितना, तो उनके बीच में एक क्या है कि प्रोपोर्शन बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अगेन फेडरलिज्म इज कोर वैल्यू और कोर प्रिंसिपल, कोर आइडिया ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स और फेडरल स्ट्रक्चर ये एक ही बात होगी दोनों, और ये कहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से क्या है कि मैच करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है फेडरलिज्म का, जो डिवीजन ऑफ पावर्स का, वो चेंज नहीं होना चाहिए इतना आसानी से, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा जटिल किया गया, बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट किया गया है, ताकि ये इतना आसानी से क्या है कि अमेंडमेंट पास किया ना जा सके। इसलिए इसमें स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट जो ये है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2 एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एंड अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है, सो दैट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंटैक्ट रहे। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल बिहाइंड अमेंडमेंट्स। टू ग्लोबल प्रिंसिपल्स आर देयर बिहाइंड अमेंडमेंट्स। पहला स्पेशल मेजोरिटी एंड सेकंड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। सो स्पेशल मेजोरिटी अभी हम बात कर चुके हैं। सो देर आर सर्टेन फीचर्स जो, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे डिवीजन ऑफ पावर हो गया, जैसे कि ऐसा कोई इशू है जो स्टेट से कंसर्न्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है जिसमें, या फिर जुडिशरी से कंसर्न्ड है, तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि जो अमेंडमेंट्स होते हैं रिजिड हो, फ्लेक्सिबल हो, कैसा भी हो, सिंपल मेजोरिटी से हो रहा हो, स्पेशल मेजोरिटी से हो रहा हो, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन हो रहा हो। सो सिंपल मेजोरिटी से कोई अमेंडमेंट जल्दी पास हो रहा है तो उसको पास कराने वाले कौन है? हमारे एमपीज है, हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट में हमने भेजा है। और किसी को हार्ड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी वहाँ लगा दो, है ना, और भी ज़्यादा हार्ड करना है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन लगा दो। सो डिपेंडिंग ऑन क्या चाहिए हमको। सो सिंपल मेजोरिटी वाली बात करें, पब्लिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट होती है, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी में देखें तो। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं तो स्पेशल मेजोरिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन को माइंड में रख के इन दो प्रिंसिपल्स पे क्या अमेंडमेंट्स को, जैसे कि एक जो अमेंडमेंट्स का
विचार है रखा गया कॉन्स्टिट्यूशंस जब अलग अलग देशों ने बनाए। तो इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। इंडिया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी फॉलो करता है, कोई भी पार्लियामेंट को आदेश नहीं देता भाई पार्लियामेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ब्रॉड पॉलिटिकल कंसेंसस, यानी कि जो पॉलिटिकल गठबंधन होगा, पॉलिटिकल जो लोगों में वोटिंग होगी, एक सरकार बनेगी, सो जो इंटरेक्शन हो रहा है पॉलिटिकली डिफरेंट एमपीज के बीच में, डिफरेंट एमपी एमएलएस के बीच में, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स के बीच में, सो उसको मतलब कि हमारा जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे एमपीज, तो उसको क्या है कि डील करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन, और स्टेट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड है क्योंकि एमपीज को भेजा जा रहा है, एमएलएस हमारे पार्लियामेंट में नहीं बैठते हैं, सो एमपीज वैसे स्टेट से भेजे जा रहे हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि स्टेट पार्टिसिपेशन का एक लिमिटेड स्टेट पार्टिसिपेशन है, स्टेट पार्टिसिपेशन है बट लिमिटेड। सो इतने अमेंडमेंट्स क्यों किए गए हैं? सो टिल जनवरी 2024, 2024 जनवरी तक 106 अमेंडमेंट्स कर दिए गए। इतने अमेंडमेंट्स क्यों किए गए? जैसे ग्राफ दे रखा है बुक में एक, सो 1970 से 1990 बहुत से अमेंडमेंट्स हो जाते हैं, 1970 से 1990 बहुत से अमेंडमेंट्स कर दिए जाते हैं। 1974 से 76 10 अमेंडमेंट्स किए जाते हैं 3 साल में, ओनली 10 अमेंडमेंट्स। एंड 2001 टू 2003 10 अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, कोएलिशन पॉलिटिक्स, गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी। सो कंक्लूजन क्या है? अमेंडमेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन मेजोरिटी स्ट्रेंथ। तो देखेंगे वहाँ, मान लो कि जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ही होना, मेजोरिटी ही हो, है ना। अब कोएलिशन गवर्नमेंट है तो मल्टीपल पार्टीज की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो मेजोरिटी बनना बहुत मुश्किल हो जाती है कोएलिशन में, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट्स पास हो रहे हैं। सो कुल मिला के निचोड़ निष्कर्ष निकाल दिया उस ग्राफ का जो बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, कि अमेंडमेंट्स पास करवाने के लिए मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, यानी कि अमेंडमेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन मेजोरिटी स्ट्रेंथ। यानी कि वैसे जो दे रखा है कि हमको स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। सो लेकिन यहाँ जैसे कोएलिशन पॉलिटिक्स है तो उसमें इवन स्पेशल मेजोरिटी की, इवन सिंपल मेजोरिटी की बात करो, स्पेशल मेजोरिटी की बात करो, सो बावजूद इसके अमेंडमेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन मेजोरिटी स्ट्रेंथ। तो सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होते अमेंडमेंट, इसके अलावा मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर अमेंडमेंट्स डिपेंडेंट होते हैं, अमेंडमेंट्स लेके आए जाते हैं। सो दिस आर सर्टेन principles on which amendments are introduced.